हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन चल रहा है बेटा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हमने सीखा था पॉपुलेशन क्या होती है। हमने सीखे थे पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स, जैसे हमने सीखा था बर्थ रेट को, जैसे हमने सीखा था डेथ रेट को, जैसे हमने सीखा था सेक्स रेशियो को। अब इसके आगे के जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग अपनी आज की क्लास। तो ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में बात कर रखी थी? हमने बात करी किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में, कि पॉपुलेशन क्या होती है। ठीक, फिर इसमें हमने सीखा कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। हमने किसके बारे में बात कर रखी? हमने बात करी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में फिर हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि बर्थ रेट क्या होती है। थोड़ा सा रिकैप करते हैं बेटा, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ इस लेक्चर को पिछली क्लास से। फिर हमने क्या देखा बेटा? डेथ रेट को देखा। फिर थर्ड हमने क्या देखा था? हमने देखा था सेक्स रेशियो को। ठीक है, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर रखी है। फिर उसके बाद जो अगला एट्रीब्यूट्स है वो क्या है बेटा? एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन इन पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा? उसके बाद है हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक, अब ध्यान सुनिए बेटा, इन तीनों के बारे में लास्ट क्लास में बात कर रखी थी, इन दोनों के बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, तो आप फटाक से हेडिंग लगाएंगे बेटा, एज डिस्ट्रीब्यूशन। हम किस पैरामीटर की बात कर रहे हैं पॉपुलेशन के? एज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, एज डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा ह्यूमन का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। हम किस स्पीसीज़ को कंसिडर कर रहे हैं? ह्यूमन बीइंग को। हम किसको कंसिडर कर रहे हैं बेटा? ह्यूमंस को कंसिडर करके एज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ह्यूमन की जो पॉपुलेशन होती है ना, उसको डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। मेरी बात को ध्यान सुनो, जो मानव की जनसंख्या है उसको अलग अलग आयु वर्ग का मतलब एज ग्रुप, ठीक है, एज ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप 0 से लेकर 14 ईयर तक की एज ऐसी एज होती है जो प्री रिप्रोडक्टिव होती है, यानी उस एज में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकता कोई ह्यूमन, तो वो क्या हो गई? प्री रिप्रोडक्टिव एज हो गई। अब फिर 14 से लेके अप्रॉक्सीमेट 45 तक, क्योंकि आपने देखा है ना कि मीनोपॉज किस एज में होता है? अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 के बीच में हो जाता है, या 40 to 45 के बीच में हो जाता है। तो मीनोपॉज हो जाता है, उसके बाद फिर कोई फीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो बेटा 14 से लेके 45 तक की एज को हमने कह दिया कि ये रिप्रोडक्टिव एज है। उसके बाद की क्या कहोगे? उसके बाद वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती फीमेल, तो हम क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे कि फिर वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है, यानी उसके बाद वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ह्यूमन की पॉपुलेशन को डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बेटा कि ह्यूमन पॉपुलेशन कैन बी divided into different age groups, ठीक है। अब यहाँ पर ह्यूमन में हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे एज्यूम करते हैं बेटा, एज्यूम करते हैं किसको हम? लेट अस एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि ह्यूमन की पॉपुलेशन को कैसे डिवाइड कर देते हैं। देखो, यहाँ पर हमने पहला डिवीज़न किया 0 से 14 ईयर तक। ठीक है, 14 ईयर एज ग्रुप जो है उसको हमने कह दिया बेटा प्री रिप्रोडक्टिव एज है। ये प्री रिप्रोडक्टिव एज का मतलब क्या है? In this age, individual is not able to reproduce। ठीक है, चल
तो ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी प्री रिप्रोडक्टिव एज। फिर हम बात करते हैं दूसरी एज के बारे में। दूसरा एज ग्रुप वो है बेटा 14 से 45 ईयर एज ग्रुप। ठीक है, इसको क्या कहोगे बेटा, इसको कहोगे आप रिप्रोडक्टिव एज। ठीक, इन दिस एज individual can reproduce। ठीक, उसके बाद आती है बेटा थर्ड एज ग्रुप, जिसमें हम आते हैं 45 ईयर एंड एबव एज ग्रुप। ठीक, इसको हम कहते हैं बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। क्या नाम दिया आपने इसको, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। यानी ये रिप्रोडक्टिव एज के बाद वाली जो एज होगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, पोस्ट। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। रिप्रोडक्टिव एज की पहले वाली एज जो है प्री रिप्रोडक्टिव है, और रिप्रोडक्टिव एज के बाद वाली एज जो है ना, वो क्या है आपकी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है। यानी हम क्या कह सकते हैं बेटा कि एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से पॉपुलेशन को हम कितने एज ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, 3 एज ग्रुप्स में। ठीक है, वो 3 एज ग्रुप कौन कौन से हैं, ये हो गया आपका प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर हो गया आपका रिप्रोडक्टिव एज, और फिर लास्ट में आता है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमने ये सीख लिया है कि किसी भी पॉपुलेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम उसका एज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम कर रहे हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम एज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमें कितने टाइप के ग्रुप्स प्राप्त होते हैं, हमें 3 तरीके के ग्रुप मिलते हैं। ठीक है, एक है हमारा प्री रिप्रोडक्टिव एज, प्री रिप्रोडक्टिव एज, फिर बीच में हमें मिलता है रिप्रोडक्टिव एज, रिप्रोडक्टिव एज, फिर लास्ट में मिलता है हमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा PR से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं R से, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं POR से। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पॉपुलेशन का जब हम एज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें कितने तरीके के एज ग्रुप मिले हमें, 3 तरीके के। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, अब एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। पॉपुलेशन में क्या होते हैं, पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं। पॉपुलेशन क्या है, किसी एक जोग्राफिकल एरिया में रहने वाले किसी एक स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स का नंबर है। ठीक है, तो पॉपुलेशन एक तरीके से क्या है, अगर सिंपल वर्ड में समझो तो किसी एक एरिया में रहने वाले किसी एक स्पीसीज़ के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को ही आप क्या कहते हो, वहाँ की पॉपुलेशन कहते हो। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, एक ग्राफ प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक ग्राफ में शो करते हैं क्या, एज डिस्ट्रीब्यूशन। एक ग्राफ के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, और वो ग्राफ कहाँ बनाते हैं, वो ग्राफ यहाँ बनाते हैं। देखो, ये हो गई हमारी बेटा वाई एक्सिस, और ये हो गई बेटा हमारी एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गई आपकी वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पर मैंने प्लॉट किया नंबर ऑफ इंडिविजुअल। किसी पॉपुलेशन में क्या होंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे। हाँ सर, नंबर ऑफ इंडिविजुअल होंगे। ठीक है, इस वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करते हैं बेटा एज ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर क्या प्लॉट करते हैं बेटा, एज ग्रुप या फिर एज प्लॉट करते हैं। अब देखो, जैसे यहाँ पर 0 है बेटा, यहाँ पर मान लिया यहाँ तक क्या है बेटा, ये 14 है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लिया बेटा क्या है, यहाँ पर है 45। चलो थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है, इसको यहाँ करता हूँ मैं। ये हो गया आपका 45, और ये क्या हो गया बेटा 45 से ऊपर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर अगर नंबर जो है, किसी पॉपुलेशन का नंबर जो है वो 0 से लेकर 14 ईयर एज वाले लोगों की संख्या उसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको आप ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, यहाँ से देखो, ये नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं, चलो यहाँ पर
100 मान लिया, यहाँ पर 200 हो गया, यहाँ पर 500 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया बेटा 1000 हो गया, यहाँ पर ऐसे मान लीजिए 700, फिर यहाँ पर ऐसे मान लीजिएगा 900, फिर यहाँ मान लीजिएगा 1000। ठीक है, तो 1000 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो 0 से लेकर 14 एज ग्रुप के हैं। तो ये हमको क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है। ये क्या है, ये हमारी है प्री रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, ये क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव है। इसके बाद बेटा 14 से 45 के बीच में हमें क्या मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव एज वाले। तो उनके नंबर्स कितने हैं, उनके नंबर जो है ना, उनके नंबर बेटा मान लिया हमने, उनके नंबर 500 हैं। तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसे लाइन खींचूँगा। हाँ सर, ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी रिप्रोडक्टिव एज है। ये कौन से वाले हैं, ये रिप्रोडक्टिव एज में जो है वो वाले हैं। ठीक है, अब फिर चलते हैं बेटा कहाँ पर, तीसरे वाले ग्रुप में। तीसरे वाला ग्रुप जो होता है ना, वो 45 की एज से ऊपर का है। तो यहाँ पर ये तो इस साइड में तो मैंने एज प्लॉट कर रखी है, तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं बेटा, 45 से ऊपर वाले। मान लो 45 से ऊपर वाले के नंबर कितने हैं, 200 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ग्राफ कुछ हमें ऐसा मिलेगा बेटा। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये हमारे पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। ठीक है, तो देखो हमें क्या मिल रहा है बेटा, हमें ग्राफ जब हम एक रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हमें 3 तरीके की चीज़ें दिखती हैं, एक प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से सुनिए, इधर अगर हम एज प्लॉट करते हैं, इधर हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्लॉट करते हैं, तो सपोज करिए हमें कुछ इस तरीके का हमने अलग अलग मान लिया। जैसे हमने कह दिया ना कि 0 से लेकर 14 एज वाले बच्चे जो हैं किसी एक पॉपुलेशन में, मान लो देखो, मान लो कोई एक शहर है ये। ठीक, एज्यूम करो ये कोई शहर है, अपना पसंदीदा शहर कोई भी ले लेना, हम अपना पसंदीदा शहर प्रयाग ले लेते हैं। ठीक, अब मान लो यहाँ पर रह रहे हैं बेटा, यहाँ पर रह रहे हैं मान लो 1700 लोग। कितने लोग हैं बेटा, यहाँ पर मान लिया हमने 1700 लोग रह रहे हैं। अब इन 1700 लोगों में से तो 1000 लोग ऐसे हैं बेटा, 1000 लोग ऐसे हैं जो किस एज में हैं, 0 से 14 ईयर की एज में हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि इसमें 500 लोग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव एज में हैं, यानी 14 से 45 ईयर की एज के बीच में हैं, तो वो यहाँ प्लॉट कर दिए हमने। फिर हमने देखा कि इसमें 200 लोग ऐसे हैं बेटा, 200 लोग ऐसे हैं इस पॉपुलेशन में, यहाँ पर इस प्रयागराज में जो 1700 लोग रह रहे हैं, इसमें 200 लोग ऐसे हैं जो 45 ईयर से ज़्यादा हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर दिखा दिया। तो मुझे क्या मिला बेटा, मुझे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो यहाँ पर बेटा पॉपुलेशन को जब एज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एक पॉपुलेशन के एज डिस्ट्रीब्यूशन को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जब एज डिस्ट्रीब्यूशन को आप ग्राफ के रूप में दिखाते हो ना, तो हमें 3 टाइप के ग्राफ प्राप्त होते हैं, जो अभी आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा कि देयर आर, लिखो इफ़, पहले ऐसे लिख लो, इफ़ एज डिस्ट्रीब्यूशन of a population shown in a graph, then following three types of graph can be obtained. ठीक है, 3 टाइप के ग्राफ जो आपको दिखेंगे, इनमें से कोई एक आपको प्राप्त हो सकता है जब आप पॉपुलेशन का क्या करते हो, एज डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो। ठीक है, तो बेटा पहला ग्राफ हम लिखते हैं, बेटा पहला ग्राफ लिखते हैं। ठीक है, पहला ग्राफ लिखते हैं। यहाँ पर क्या खींचते हैं, एक लाइन खींच रहे हैं ऐसे वाई एक्सिस, ये क्या हो गई बेटा हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। यहाँ पर क्या प्लॉट करते हैं बेटा, यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं एज को, यहाँ पर क्या प्लॉट करते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को, यहाँ पर क्या प्लॉट कर रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब देख बेटा इधर, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ये मान लिया हमने 14 है, ये मान लिया 45 है, और ये एबव है। ठीक है, अब देखो जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया ना, तो हमें मान लो कुछ इस तरीके की चीज़ें मिली। ठीक, सपोज करो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं। एक मिनट बेटा, कुछ ऐसे। ठीक,
एक ग्राफ मुझे ये मिल रहा है, ये क्या है बेटा बीच में, ये बीच में जो क्या है ये वाला पोर्शन क्या है जो यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं। ये कौन सा है बेटा, ये आपके रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं, और ये क्या है बेटा आपके, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। ठीक है, तो जब इस तरीके का, जब किसी पॉपुलेशन में का हम एज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है ना, तो इस ग्राफ को हम क्या नाम देते हैं, दिस टाइप ऑफ ग्राफ, दिस टाइप ऑफ ग्राफ told that population is expanding, पॉपुलेशन क्या कर रही है बेटा, एक्सपांड कर रही है। ठीक है, देखो जो लोग अभी प्री रिप्रोडक्टिव एज में हैं, कुछ टाइम बाद देखो प्री रिप्रोडक्टिव एज वालों की संख्या ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव एज वालों की संख्या कम है। कुछ टाइम बाद बेटा, कुछ समय बाद ये प्री रिप्रोडक्टिव वाले किस में चेंज हो जाएंगे, रिप्रोडक्टिव में। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव वालों के नंबर क्या होंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या दिख रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव वालों की संख्या ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव वालों की संख्या कम है, तो यानी ये भी चांस है ना कि प्री रिप्रोडक्टिव वाले रिप्रोडक्टिव एज में पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। मेरी बात समझ आई बेटा, यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, यानी लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो बच्चे रिप्रोडक्टिव एज में नहीं जा पा रहे हैं, इस वजह से रिप्रोडक्टिव एज वाले लोगों की संख्या कम है। तो क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं जा पा रहे हैं बेटा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो है मोर्टेलिटी रेट क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर मरने वाले लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, लोगों की बर्थ हो रही है, बर्थ बहुत नंबर में हो रही है, इसी वजह से क्या है, ये वाला एज ग्रुप जो है आपका प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैदा हो रहे हैं, लेकिन वो लोग रिप्रोडक्टिव एज में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसी वजह से इसके हिसाब से ये नंबर क्या आपको दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, इसका मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर डेथ रेट क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका डेथ रेट क्या है, ज़्यादा है। अब डेथ रेट ज़्यादा है, इसका मतलब कि ये जिस कंट्री में कुछ इस तरीके का सिनारियो है, इसका मतलब वहाँ पर क्या है बेटा, लेस डेवलप्ड हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ पर अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। और एक क्या बात है बेटा यहाँ पर खास, अगर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो इसका मतलब उस कंट्री में कोई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स नहीं चल रहे हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में, वहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने बताया होगा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हो, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना कि बहुत सारे बच्चे जन्म ले रहे हैं, तभी तो ये वाला एज ग्रुप ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर अच्छे से फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर नॉट रनिंग इन प्रॉपर वे, यानी अच्छे से रन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये पहली दिक्कत है। अच्छा, इस तरीके के ग्राफ को हम क्या कहते हैं बेटा, इस तरीके के ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरीके के ग्राफ को पिरामिडल कहेंगे। देखो यहाँ पर अगर एक पॉइंट रख देता हूँ, एक पॉइंट यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, तो इसको बेटा मैं ऐसे मिला सकता हूँ। देखो सारे कॉर्नर ऐसे मिलते चले जा रहे हैं, तो ये क्या मिल रहा है बेटा, मुझे एक पिरामिड टाइप का ग्राफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे बेटा, सच टाइप ऑफ ग्राफ इज इन पिरामिड शेप। अब पिरामिड शेप के ग्राफ के लिए आपको क्या याद रखना है, देखो पिरामिड शेप के ग्राफ में क्या होता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पिरामिड शेप ग्राफ। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें जो आपकी प्री रिप्रोडक्टिव एज है, प्री रिप्रोडक्टिव एज जो है ना, वो क्या हो, उसके इंडिविजुअल्स के नंबर ज़्यादा होंगे। फिर नंबर आएगा किसका, फिर नंबर आएगा रिप्रोडक्टिव एज के लोगों का, उसके बाद आता है फिर आपके पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के लोगों का। ठीक है,
तो ये बात हो गई बेटा। अच्छा, अब इस तरीके की पॉपुलेशन कैसी कंट्री में पाई जाएगी? हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमंस के बारे में। इस तरीके की पॉपुलेशन कैसी कंट्री में पाई जाएगी? आप खुद सोचो। ऐसी कंट्री है जहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है, ऐसी कंट्री है जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ऐसी कंट्री है जहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अच्छे से नहीं रन कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऐसी कंट्री है ना जो ज़्यादा विकसित नहीं है, ठीक है। ये बहुत मतलब ऐसी कंट्री है जो लेस डेवलप है। लेस डेवलप क्या, लेस डेवलपिंग कह दो, ठीक है। आजकल डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी बहुत अच्छे अच्छे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत अच्छे ग्रोथ भी है, लेकिन इनको हम क्या कहते हैं बेटा? यहाँ पर एक पॉइंट डाल के लिख लेते हैं कि इस तरीके की पॉपुलेशन कैसी कंट्री में मिलेगी? इस तरीके की पॉपुलेशन जो है ना बेटा, वो कैसे मिलेगी बेटा? एकदम लीस्ट डेवलप्ड या फिर लेस डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिलेगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर? सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन, सच टाइप ऑफ population present in less developed या फिर लीस्ट डेवलप्ड कहते हो, लीस्ट डेवलप्ड एंड लेस डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा हमारे पहले टाइप ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ की। अब फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, तो पहला हमने यहाँ लिखा, दूसरा हम यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं, हो सकता है इतने में आ जाए। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और इस वाले एरिया को हम लोग रफ करते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं हमारा सेकेंड और थर्ड टाइप ऑफ ग्राफ। चलो, फर्स्ट टाइप का ग्राफ यहाँ पर है और सेकेंड टाइप का ग्राफ हम लोग यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट करते हैं बेटा? हम लोग प्लॉट करते हैं एज ग्रुप को। एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करते हैं बेटा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को। यहाँ पर क्या प्लॉट कर रहे हैं बेटा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को। अब देखो बेटा, यहाँ पर जब हम एज ग्रुप में लेते हैं तो यहाँ पर लेते हैं बेटा हम लोग कितने तक? 14 ईयर तक। फिर यहाँ पर लेते हैं हम लोग कितने ईयर तक? 45 तक। फिर इसके ऊपर चले जाते हैं। तो ये एज कौन सी है बेटा? ये एज कौन सी है? ये हमारी रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एज है, ये हमारी रिप्रोडक्टिव एज है और ये वाली हमारी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है ना बेटा सेकेंड टाइप का, देखो पहले टाइप में क्या था कि प्री रिप्रोडक्टिव के नंबर क्या थे? ज़्यादा थे। यहाँ पर जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है ना वो कुछ इस टाइप का है बेटा, ठीक। देखो, अब इस ग्राफ के हिसाब से आप क्या कहोगे कि ये नीचे वाला पार्ट क्या है? नीचे वाला पार्ट है बेटा ये है हमारी प्री रिप्रोडक्टिव। क्या है बेटा? ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स हैं। और ये क्या है बेटा? ये हमारे रिप्रोडक्टिव हैं। ठीक है, अब यहां पर देख बेटा, यहां पर क्या है? यहां पर हमारा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अब देखो आप, इसमें क्या दिख रहा है आपको? इसमें दिख रहा है ना कि प्री रिप्रोडक्टिव एज और रिप्रोडक्टिव एज दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यहाँ के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स से क्या है? बराबर है। तो पॉपुलेशन ऐसी दिख रही है आपको ना कि जहाँ पर जो 0 से 14 ईयर तक के लोग हैं उतनी ही संख्या में वहाँ पर 14 to 45 ईयर वाले लोगों की संख्या है। तो इसका मतलब ये पॉपुलेशन कैसी है बेटा? स्टेबल है। यहाँ के जो लोग हैं ना वो आसानी से इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। यानी जो प्री रिप्रोडक्टिव एज में है वो आसानी से रिप्रोडक्टिव एज में पहुँच रहे हैं, तभी ये दोनों नंबर क्या है? बराबर है। तो इस तरीके की पॉपुलेशन को यह ग्राफ क्या दिखा रहा है? इस तरीके की पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा था? यहाँ पर इस पॉपुलेशन को हमने एक्सपेंडिंग कहा था। तो इस टाइप की पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस टाइप की पॉपुलेशन को हम लोग स्टेबलाइजिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये नंबर और ये नंबर क्या है बेटा? बराबर है। ये पॉपुलेशन कैसी है बेटा? स्टेबल है। तो यहां पर क्या लिखते हैं बेटा? दिस टाइप ऑफ ग्राफ shown that population is stabilized. So such population
इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग। क्या कहते हैं बेटा इसको कहते हैं हम लोग स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर जो ग्राफ का शेप था ना वो कैसा है, यहाँ पर ग्राफ का शेप देखो कैसा है, यहाँ पर ये पिरामिड का शेप है, यहाँ पर कैसा शेप है। अगर इसको ऐसे मिलाओगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, देखो ये ऐसा। ठीक है, कैसा दिख रहा है बेटा, ये कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको बेल शेप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, जैसे यहाँ पर सच टाइप ऑफ ग्राफ इस पिरामिड शेप, सेम ऐसे यहाँ लिखते हैं सच टाइप ऑफ ग्राफ इज, सच टाइप ऑफ ग्राफ इज बेल शेप। किस शेप में है बेटा, ये बेल शेप में है। अब आपसे कोई पूछे कि बेल शेप के ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हमको दिखती हैं, तो हमें ये दिखता है बेटा कि जो हमारी प्री रिप्रोडक्टिव एज है, प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल्स के नंबर रिप्रोडक्टिव एज वाले इंडिविजुअल्स के नंबर के बराबर होते हैं, लेकिन ये दोनों नंबर इस नंबर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये दोनों जो है ना, ये किससे ज़्यादा होते हैं, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव वालों से ज़्यादा हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से ज़्यादा है। अच्छा, जो आपके प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं, अगर वो रिप्रोडक्टिव एज वाले ग्रुप में पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉपुलेशन जहां पर है उस कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है, ठीक हैं। तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर डेथ रेट नॉर्मल है। ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ आर बेटर, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं तभी प्री रिप्रोडक्टिव वाले जो है वो रिप्रोडक्टिव एज में पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, और बेटा यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर रनिंग इन स्लाइटली प्रॉपर वे, यानी थोड़ा सा अच्छे से हो रहे हैं, स्लाइटली प्रॉपर वे। ठीक है, अब बेटा इस तरीके की चीज़ें कहाँ दिखेंगी कि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी ठीक ठाक चल रहे हैं, डेथ रेट थोड़ा सा क्या है, नॉर्मल है, बहुत कम भी नहीं है, प्री रिप्रोडक्टिव वाले जितने हैं वो आराम से रिप्रोडक्टिव एज में पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये ऐसी कंट्री में है ना जहाँ पर सारी सुविधाएँ क्या हैं, अच्छी हैं। और अच्छी सुविधाओं वाली कंट्री कैसी हो सकती है, डेवलप्ड हो सकती है, डेवलपिंग हो सकती है। तो आंसर है बेटा वो डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, तो इस तरीके की पॉपुलेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगी, सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन कैन बी सीन इन डेवलप्ड कंट्री। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन कैन बी सीन इन डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, अब ये आपके लिए टास्क है, ज़रा 2-3 डेवलप्ड कंट्रीज़ के नाम लिखिए तो। ठीक है, और 2-3 जरा डेवलपिंग कंट्री के नाम लिखिए, और ये भी फाइंड करिए कि इंडिया कैसी कंट्री है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, कैसी कंट्री है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। चलिए, ये तो हो गया बेटा दूसरे टाइप का ग्राफ। चलते हैं अब हम लोग कहाँ पर, तीसरे टाइप के ग्राफ में। ये चीज़ें याद रखिएगा बेटा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि किस टाइप के पिरामिड शेप में किस टाइप का एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर इसको याद रखिएगा और यहाँ पर इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसलिए कह रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर, हम लोग चलते हैं थर्ड एज ग्रुप में। कहाँ चलते हैं बेटा, थर्ड एज ग्रुप में। फिर से हम क्या प्लॉट करते हैं बेटा, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हमने क्या प्लॉट किया, हमने प्लॉट किया इस पर एज ग्रुप। इस पर क्या प्लॉट करते हैं बेटा, इस पर करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इसको मान लिया ये 14 है, इसको मान लिया ये क्या है 45 है, एंड ये अबव 45 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस टाइप की पॉपुलेशन, थर्ड टाइप की पॉपुलेशन में हमें ग्राफ कैसा मिलता है। देखो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये कुछ ऐसा मिल रहा है। फिर ये वाला ग्रुप देखा मैंने तो वो कुछ ऐसा है,
हो सकता है बेटा लाइन थोड़ा सा मेरी टेढ़ी हो, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से स्केल से इसको अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये आपकी क्या है, ये आपकी प्री रिप्रोडक्टिव एज है, प्री रिप्रोडक्टिव एज, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये आपकी रिप्रोडक्टिव एज है, और ये क्या है बेटा, ये आपकी पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो ना कि जो आपके प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले हैं उनके नंबर रिप्रोडक्टिव वालों से कम है। यानी यहाँ पर क्या है बेटा, बर्थ रेट कम है, नए लोगों की संख्या बहुत धीमे धीमे बढ़ रही है, बहुत स्लो बढ़ रही है, इसी वजह से ये नंबर कम है और ये नंबर क्या है बेटा यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, दिस टाइप ऑफ, पहली बात तो देखो इस तरीके के ग्राफ को आप क्या कहोगे, क्या हो रही है बेटा, यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है। देखो अगर नए लोगों के नंबर बढ़ रहे होते, यानी बर्थ ज़्यादा हो रही होती, तो ये नंबर क्या होता, या तो इसके बराबर होता या तो इससे क्या होता, ज़्यादा होता। जैसे यहाँ पर है, नए लोगों की संख्या ज़्यादा थी तो ये ज़्यादा था, नए लोगों की संख्या फिर भी थोड़ा ठीक ठाक थी, बर्थ रेट ठीक ठाक था, तो यहाँ पर भी क्या था, ये नंबर इक्वल था। यहाँ पर क्या हुआ, इस ग्राफ को देख के लग रहा है ना कि नए लोगों की बर्थ जो है ना वो कम हो रही है, यानी यहाँ पर बर्थ रेट क्या है बेटा, कम है। यहाँ पर क्या है बेटा, बर्थ रेट कम है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है या फिर डिक्लाइन कर रही है, आप सोचो, ठीक, इंक्रीज कर रही है या कम हो रही है। तो देखो जब नए लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है ना, तो उसको क्या कहते हो आप, एक्सपेंडिंग कह रहे थे, जब बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। अब यहाँ पर क्या हो रही है, देखो कम हो रही है, तो इसको क्या कहोगे, डिक्लाइनिंग कहोगे। तो क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर लिखते हैं कि दिस टाइप ऑफ ग्राफ, दिस टाइप ऑफ ग्राफ shown that population is declining, पॉपुलेशन इज डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है बेटा। अब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में जो ग्राफ प्राप्त होता है ना, उसको आप क्या कहते हैं, देखो इसमें जो प्राप्त हुआ था उसको आपने कहा था कि पिरामिड शेप है, इसमें जो प्राप्त हुआ ना उसको आपने क्या कहा था, उसको आपने कहा था कि बेटा वो बेल शेप है। इसमें जो प्राप्त होगा ना बेटा वो कैसा होगा, देखो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिल रहा है आपको, ए पहले ऐसे कम है, फिर थोड़ा सा ऐसे बड़ा हुआ, फिर क्या हुआ, ऐसे कम हो गया। देखो कैसा दिख रहा है बेटा ये शेप, इस शेप को हम कहते हैं अर्न शेप। कैसा शेप कहते हैं बेटा, अर्न शेप। तो क्या लिखेंगे, इन दिस को इसको ऐसा कर दो बेटा, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड, एक काम करो इसको ऐसा लिख दो, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड अर्न शेप। अर्न शेप, अब अर्न शेप कैसा होता है बेटा, अर्न शेप कुछ ऐसा होता है, पहले कम फिर ऐसा, देखो ये ऐसा, पहले कम था फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर क्या हो गया बेटा, फिर यहाँ पर आके कम हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात है, देखो जैसे यहाँ पर खास बात देखी आपने ये, यहाँ पर खास बात देखी आपने ये, तो वैसे यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर खास बात क्या है, यहाँ पर खास बात ये है कि यहाँ पर रिप्रोडक्टिव एज क्या है बेटा, ज़्यादा है। रिप्रोडक्टिव एज थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। रिप्रोडक्टिव एज क्या है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं। फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव वाले हैं। एक मिनट बेटा, क्या हो रहा है ये, यहाँ पर हैं प्री रिप्रोडक्टिव वाले, फिर उसके बाद नंबर आता है किसका, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का। या फिर आप इसको बराबर भी लिख सकते हो, ठीक है ये चल जाएगा, लेकिन इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एज वालों के नंबर ज़्यादा होते हैं अर्न शेप में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा अब बताओ बेटा ऐसा कहाँ पर होगा, ऐसा वहाँ पर होगा ना जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। जो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, हाईली डेवलप होगा, जैसे जापान है आपका, जो आपका हाईली डेवलप कंट्री है ना, वहाँ पर लोगों के बच्चों की संख्या एक होती है, या फिर बहुत हो गई, दो हो गई, या तो फिर मैक्सिमम होती भी नहीं है। ऐसा भी होता है कि उनमें बच्चे ही नहीं हैं, वहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है। देखो क्यों बच्चे नहीं होते, रीज़न ये नहीं है कि उनके अंदर रिप्रोडक्टिव पावर नहीं है या फिर वो रिप्रोडक्शन कर नहीं सकते। देखो बेटा वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर रहने के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और जितने ज़्यादा बच्चे होंगे खर्चे उतने ज़्यादा होंगे, तो वो इतने ज़्यादा बच्चों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। एक आध बच्चे हो गए, ठीक है, उनको लगता है कि हाँ एक ही बच्चे को संभालने में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने का जो खर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं पैदा होते हैं।
या फिर पैदा होते नहीं हैं, पैदा नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो ऐसा कहाँ पर होगा बेटा? कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है? खुद सोचो, कहाँ पर ज़्यादा हो सकता है? वो ऐसी जगह ज़्यादा होगा ना जो कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, जैसे जापान है। जापान बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप कंट्री में आता है, ठीक है। तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर बर्थ रेट क्या है, थोड़ा सा कम है। वहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलते हैं। वो लोग पूरी तरीके से फैमिली को प्लान कर लेते हैं, पूरी तरीके से बच्चों के फ्यूचर को प्लान कर लेते हैं, उसके बाद फिर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बेटा वहाँ पर क्या है, वहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले लोगों की संख्या क्या है बेटा? कम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? सच टाइप ऑफ पॉपुलेशन, such type of population found in highly developed country, highly developed country, ठीक है। जो हाईली डेवलप कंट्री होती हैं वहाँ पर इस तरीके की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। कैसे बेटा? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हाई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा अफोर्ड करना पड़ेगा, तो इतने सारे खर्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ के लोग, इसलिए वो कम बच्चे पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव एज क्या है? रिप्रोडक्टिव एज से कम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है बेटा? हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर क्या है बेटा? हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ में और क्या है बेटा? और क्या है यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स हैं, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आर रनिंग इन बेस्ट मैनर, बेस्ट तरीके से यहाँ पर आपके फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। तो ये बात हो गई बेटा किसकी? ये बात हो गई एज डिस्ट्रीब्यूशन की। आप अपनी एनसीईआरटी में देखिएगा, वहाँ पर आपको ये तीनों ग्राफ ऐसे मिल जाएंगे एक लाइन से, ठीक है। इसको आप क्या कहते हैं बेटा? ये कैसी पॉपुलेशन है? ये एक्सपैंडिंग है, ठीक है। ये कैसी पॉपुलेशन है? ये स्टेबलाइजिंग है। ये कैसी पॉपुलेशन है बेटा? ये पॉपुलेशन आपकी डिक्लाइनिंग है, ठीक है। तो किस पॉपुलेशन में किस एज ग्रुप के नंबर ज़्यादा होते हैं, ये सारी चीज़ें बेटा मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, ठीक है। अब आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग चलते हैं बेटा कहाँ पर? पॉपुलेशन डेंसिटी में। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। रफ करते हैं इसको फटाक से। ठीक, देखो यहाँ पर आप छोटी सी हेडिंग लगाओ बेटा, ये हमारा लास्ट पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है। यहाँ पर लिखिए आप पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पहली बात तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? एक तरीके से क्या है बेटा? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बताती है? ये बताती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब क्या है बेटा? डेंसिटी का मतलब होता है डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है बेटा? घना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? घना। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लो एक एरिया है बेटा, एक एरिया है, ठीक। इस एरिया में 100 लायन रह रहे हैं, ठीक है। और ये एरिया जो है ना बेटा, ये है 1 किलोमीटर स्क्वायर का। 1 किलोमीटर स्क्वायर में एज्यूम करते हैं कितने लाइन रह रहे हैं बेटा? 100 लाइन रह रहे हैं। यहीं पर एक दूसरा एरिया है ऐसे, ये भी कितना है? ये भी आपका 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। कितना है बेटा? 1 किलोमीटर स्क्वायर का है। और यहाँ पर लायंस के रहने वाले इंडिविजुअल्स के नंबर जो है ना वो है 500, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा एरिया ऐसा है? दोनों एरिया का देखो, दोनों का एरिया सेम है, 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये भी है और ये भी है। अब मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादा घना एरिया कौन है? ज़्यादा घना एरिया कौन है? ज़्यादा घना एरिया कौन है? ये ए वाला एरिया है या फिर बी वाला एरिया है? तो आप कहोगे सर बी वाला एरिया है। तो बी वाला एरिया है ना वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है? ज़्यादा है।
ठीक है, एक यूनिट एरिया ले रहे हैं, यूनिट एरिया हमने एक लिया है, यहाँ पर भी क्या है यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है कम है, तो इसको आप क्या कहते हो बेटा, इसको आप कहते हो डेंस। ये क्या है बेटा, डेंस है, और ये वाला क्या है बेटा, ये लेस डेंस है। ठीक है, तो यहाँ की भी कुछ डेंसिटी है, यहाँ भी कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है ना पर यूनिट एरिया में, यहाँ पर भी क्या है बेटा, कुछ इंडिविजुअल्स हैं पर यूनिट एरिया में, तो यहाँ पर भी क्या है डेंसिटी है, लेकिन यहाँ की डेंसिटी क्या है, कम है, यहाँ की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो डेंसिटी क्या है, एक तरीके से डेंसिटी क्या है बेटा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हम देख रहे हैं कहाँ पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में। ठीक है, और ये एरिया में जो हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल देख रहे हैं ना, एक यूनिट टाइम में देखते हैं। मान लो एक साल में हमने पॉपुलेशन यहाँ पर देखी, एक साल में पॉपुलेशन यहाँ पर देखी, तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया इन पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे बेटा आप, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ठीक, अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखते हैं बेटा, देखो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीसीज इन पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट टाइम, in per unit time is called population density, is called population density of that species, of that species in that particular area, in that particular area, उस पर्टिकुलर एरिया में उस स्पीसीज की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है कि वहाँ पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, वही क्या है वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ईयर में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में अगर 100 लायन रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है बेटा, ये 100 क्या है बेटा, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये 500 क्या है बेटा, यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, क्योंकि सेम टाइम में सेम एरिया पर यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी इंडिविजुअल्स के नंबर ज़्यादा है, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 100 है, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं, तो इस वजह से यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो डेंसिटी में कुल मिला के आप क्या देखते हो बेटा, देखते हो आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को। ठीक है, अब डेंसिटी को कैसे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं हम लोग, द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज डिनोटेड बाई n। कैसे डिनोट करते हो बेटा, उसको n से डिनोट करते हो। ठीक है, अब किसी एरिया की जो डेंसिटी है वो क्यों नापी जाती है, देखो जिस एरिया में, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जिस एरिया में रिसोर्सेज ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर इंडिविजुअल्स के नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, वहाँ पर ज़्यादा इंडिविजुअल्स रह सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होगी बेटा, डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी को हम मेज़र क्यों करते हैं, क्या जानने के लिए, रिसोर्स जानने के लिए। जहाँ पर प्रेडेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर डेंसिटी कम होगी, जहाँ पर प्रेडेशन की प्रोसेस, यहाँ प्रेडेटर्स कम होंगे, वहाँ पर क्या होगी बेटा, वहाँ पर जहाँ पर प्रेडेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होंगे, ज़्यादा जानवर खा लिए जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर डेंसिटी क्या होगी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो जाएंगे, डेंसिटी लो हो जाएगी। ठीक है, तो किसी एरिया की डेंसिटी लो है तो इसका मतलब वहाँ पर प्रेडेशन ज़्यादा है, किसी एरिया की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर प्रेडेशन की प्रोसेस क्या है, कम है। फिर आते हैं हम लोग कंपटीशन पर। अगर कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक, रिसोर्सेस को लेकर कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो जो ज़्यादा फिट होगा वो रिसोर्सेज का यूज़ करेगा, जो फिट नहीं होगा वो रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर पाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, तो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो जहाँ पर जिस एरिया में नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स ज़्यादा हैं वहाँ पर कंपटीशन क्या है बेटा, वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो फिट है वही सर्वाइव कर पा रहा है। ठीक है, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में आपने ये सारी चीज़ें सीख रखी हैं। तो वाई वी मेजर डेंसिटी, तो डेंसिटी इज मेजर, density of an area is measured to check condition of resources, predation and
कंपटीशन। ठीक है, तो ये बात है बेटा। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, किसी एरिया की अगर हमें डेंसिटी निकालनी है तो हम क्या काउंट करते हैं बेटा, वहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल को काउंट करना पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बेटा, टू काउंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स in an given area, in a given area, in per unit time, given area ऐसे लिख लेते हैं, given area is best method to calculate population density। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का सबसे अच्छा मेथड क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। अब चलते हैं बेटा सम अदर मेथड्स। यहाँ पर क्या लिखते हैं, सम अदर मेथड्स। अगला हेडिंग छोटा सा डालेंगे, सम अदर मेथड्स टू कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करने का या फिर कैलकुलेट करने के कुछ और मेथड्स क्या हैं, चलो और देख लेते हैं। ये तो पहला मेथड था, नंबर काउंट कर लेते हैं। दूसरा मेथड देख लेते हैं, अदर मेथड्स में पहला देख लेते हैं। चलो यहाँ पर ए डाल के देख लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पर एक ट्री है बेटा, यहाँ पर क्या है, एक ट्री है और ये ट्री कौन सा है, ये एक बनियान ट्री है। यानी कैसा ट्री है बेटा, ये बनियान ट्री है, नहीं बरगद का पेड़ है। ठीक है, ये क्या है बेटा, एक बनियान ट्री विथ लार्ज कैनोपी। इसका मतलब ये बहुत बड़ा छायादार वृक्ष है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर इसके नीचे ऐसे पार्थेनियम ग्रास है। यहाँ पर क्या है, पार्थेनियम ग्रास है ये। ठीक है, एक मिनट, ऐसे इसको ऐसे कर लेते हैं, ये इसकी रूट्स हो गई। ठीक है, अब ये एक बनियान ट्री था, ये क्या है, नीचे जो लगी हुई हैं ये क्या है, ये आपका पार्थेनियम है। ठीक है, ट्री कितना है, ट्री जो है वो सिंगल है यानी एक है। पार्थेनियम ग्रास कितनी है, 200 है। ठीक, कहाँ रह रही है, ये इसके नीचे है। अब यहाँ पर कहें कि यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी अगर नंबर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा है, इसकी क्या है, कम है बेटा। लेकिन क्या ये किसी तरीके से रिलेवेंट है कि ये देखो, ध्यान सुनो मेरी बात को, यहाँ पर ये किसी तरीके से रिलेवेंट है कि हम कह दे रहे हैं कि यहाँ पर ट्री के नंबर कम है, ट्री की डेंसिटी कम है, पार्थेनियम ग्रास के नंबर ज़्यादा है। तो कुछ जगह पर बेटा जहाँ पर नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करना जो है वो सही नहीं होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर इस तरीके के केस में, अगर ऐसा केस आ जाता है तो इस तरीके के केस में ना हम नंबर काउंट ना करके हम यहाँ पर बायोमास और एरिया कवर को काउंट करते हैं कि इन दोनों में बायोमास ज़्यादा किसका है और कौन ज़्यादा एरिया कवर कर रखा है, उसको हम कहेंगे उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा, इन सम केस वेयर counting number of individuals for population density is irrelevant. Their biomass and area covered is considered to calculate population density।
जैसे अभी नंबर काउंट करें तो इनके नंबर तो 200 हैं, इनके नंबर 1 है, पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, लेकिन बेटा ये इस तरीके का करना क्या है, इर्रेशनल है। देखो क्यों, क्योंकि देखो ये इतनी बड़ी एरिया में फैला हुआ है, सिंगल है, ये इससे कम एरिया में फैली हुई है लेकिन संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी डेंसिटी को हम अगर ज़्यादा कह देंगे तब भी तो ठीक बात नहीं है ना। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बेटा, इस तरीके से हम लोग जब कंडीशन बनती है ना तो वहाँ पर हम किसको कंसिडर करते हैं बेटा, वहाँ पर हम लोग बायोमास को कंसिडर करते हैं और एरिया कवर्ड यानी कितना एरिया कवर किया जा रहा है उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब फिर चलते हैं बेटा इस दूसरे कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट में जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव डेंसिटी। इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, ध्यान रखिएगा इसको। क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव का मतलब है कि आप जब किसी चीज़ को रिलेट करते हो, रिलेट करने का मतलब किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करते हो। तो देखो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये मान लो एक क्या है बेटा, पॉन्ड है। ये क्या है, एक पॉन्ड है, ये एक दूसरा पॉन्ड है। ठीक है, ये है पॉन्ड ए और ये है पॉन्ड बी। इस पॉन्ड में भी क्या है, बहुत सारी फिशेस हैं। इस पॉन्ड में क्या है, इस पॉन्ड में बहुत सारी फिशेस हैं। इस पॉन्ड में भी क्या है बेटा, बहुत सारी फिशेस हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से आंसर करिएगा। ठीक है, अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिएगा। देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग चलते हैं यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए। मछली पकड़ने के लिए चलेंगे तो क्या लेके चलेंगे, एक बढ़िया सा नेट लेके चलेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम कुछ बच्चों को लेके इस पॉन्ड में पहुँच जाते हैं और कुछ बच्चों को कहाँ भेजते हैं, यहाँ पर। ठीक है, अब हम पॉन्ड ए में जब हमने नेट डाला, जब नेट डाला तो उसमें फिश आई बेटा एक। कितनी फिश आई, एक बार में ऐसे नेट डाल के हम लोगों ने निकाला तो उसमें कितनी फिश आई, मान लो एक फिश आई। ठीक है, या फिर चलो मान लेते हैं कितनी फिश आई बेटा, 10 फिशेस आ गई। कितनी फिश आ गई, एक सिंगल कैच में, एक सिंगल कैच में कितनी फिश आ रही है बेटा, 10 फिश। तो इस पॉन्ड में क्या लिखते हैं बेटा, पहले यहाँ पर लिखते हैं कि सिंगल कैच में, सिंगल कैच में मतलब एक बार में कितनी फिश आ रही है बेटा, यहाँ पर आ रही हैं 10 फिशेस। कितनी फिशेस, 10 फिशेस। अब चलते हैं बेटा यहाँ पर, फिर हम तो यहाँ पर फिश पकड़ रहे थे, फिर कुछ बच्चे जो यहाँ पर गए थे उन्होंने यहाँ पर भी क्या डाला, नेट डाला। यहाँ पर उन्होंने जब नेट डाल के एक बार में ऐसे निकाला ना तो वहाँ पर आई मान लो 100 फिशेस। कितनी फिशेस आई बेटा, यहाँ पर सिंगल कैच में कितनी फिशेस आई, सिंगल कैच में कितनी फिशेस आई, सिंगल कैच में आई 100 फिशेस। अब पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पर फिश के नंबर काउंट करना पॉसिबल था। मैं अगर आपको उस तालाब में कुदा दूँ और कहूँ कि जाके फिश के नंबर काउंट करो तो क्या आप ऐसा कर सकते हो, नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू काउंट नंबर्स ऑफ फिशेस इन दिस पॉन्ड। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, फिर हमने क्या किया, हमने एक नेट लगाया, नेट लगा के एक बार में कैच किया तो इसमें आई 10 फिश, उसमें आई 100 फिश। तो अब मैं आपसे पूछूं कि कौन से पॉन्ड ऐसे हैं जिसमें फिशेस के नंबर ज़्यादा हैं। फिश के नंबर जिसमें ज़्यादा होंगे ना उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अब इन दोनों में मैं पूछूं, देखो डेंसिटी तो यहाँ भी है, फिश के नंबर तो यहाँ भी हैं, तो इसका मतलब डेंसिटी तो यहाँ भी है। और डेंसिटी कहाँ है बेटा, डेंसिटी यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ भी डेंसिटी है। अब सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है कि यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, आप टाइप करो कमेंट में। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे बेटा, यहाँ पर जो डेंसिटी हम निकाल रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिलेट करके निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो मैं डेंसिटी निकाल रहा हूँ ना वो इसके रिलेशन में निकाल रहा हूँ, यहाँ पर जो डेंसिटी निकाल रहा हूँ वो इसके रिलेशन में निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो डेंसिटी है ना वो क्या है बेटा, कम है। यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। क्योंकि एक बार में अगर 100 मछलियाँ पकड़ ले रहे हैं एक बार नेट डालने में, तो इसका मतलब उसमें बहुत सारी मछलियाँ थी तभी तो एक बार में 100 आ गई। इसमें मछलियों की संख्या कम थी तभी एक बार में कितनी आई, 10 ही आई। ठीक, तो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके की डेंसिटी जो हमने निकाली है ना, ये जो डेंसिटी निकाली है ना, इस डेंसिटी को हम क्या कहते हैं बेटा, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। जब दो जगह पर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करके या फिर रिलेशन लगा के डेंसिटी निकाल रहे हैं ना, इस तरीके की डेंसिटी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अब बात समझ आई बेटा। अब चलते हैं थर्ड जगह पर, सी में। कुछ जगह ऐसी होती हैं बेटा जहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट करना मुश्किल होता है। ठीक है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल काउंट करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं कि देयर आर मेनी एरिया वेयर it is
डिफिकल्ट टू काउंट नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। मान लो हमने एक लैब में एक कल्चर कर रखा है बैक्टीरिया को। ये क्या है बेटा, ये है हमारी कल्चर प्लेट। क्या है बेटा, ये हमारी कल्चर प्लेट है। इसमें क्या ग्रो करा रहे हैं हम, बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, एक कल्चर प्लेट ये है बेटा, और यहां पर एक दूसरी कल्चर प्लेट बना लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, यहां पर देखो क्या है, एक मिनट, इसको ऐसे कॉलोनी टाइप का बना लेते हैं। एक कॉलोनी, ये दूसरी कॉलोनी, ये तीसरी कॉलोनी, ये चौथी कॉलोनी, ये पांचवी कॉलोनी, ये छठी कॉलोनी और ये सातवीं कॉलोनी। यहाँ पर देखो ऐसे छोटी छोटी 1 2 3 4 5 6 7 कॉलोनीज दिख रही है। यहाँ पर कितनी दिख रही हैं, 1 2 3 4 और ये 5। मान लो ये सेम एरिया की बेटा प्लेट्स हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया आप काउंट करिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट करिए, ये क्या है बेटा, बैक्टीरियल कल्चर है। यहाँ पर क्या कर रखा है आपने, यहाँ पर बैक्टीरिया का कल्चर कर रखा है। बैक्टीरिया कहाँ पर हैं, यहाँ पर बैक्टीरिया का आपने क्या कर रखा है, कल्चर कर रखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कहूँ, मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट करके दिखाओ। क्या काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैसे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बैक्टीरिया काउंट करना मुश्किल है, इसलिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से डेंसिटी यहाँ पर नहीं निकाली जा सकती। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग डेंसिटी नहीं निकाली जा सकती। तो फिर क्या करेंगे बेटा, तो फिर यहाँ पर हम लोग ये जो बैक्टीरिया कॉलोनी बना कर रखा है ना, इन कॉलोनीज को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सच केस, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इन सच केस नंबर ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी इज काउंटेड। क्या काउंट करते हैं बेटा, इसमें बैक्टीरियल कॉलोनी को काउंट करते हैं। अगर इस कल्चर को ए कह दिया, इसको बी कह दिया, अब आप बताओ इसमें कॉलोनीज के नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 कॉलोनीज हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कॉलोनीज हैं। तो डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है बेटा, डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलोनीज क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये तो हो गया हमारा सी वाला मेथड। ठीक है, अब एक छोटी सी बात और बची हुई है, उसको कहाँ लिखते हैं बेटा, उसको कहाँ लिखते हैं, उसको चलो यहाँ लिखने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी एंड ये हो गया हमारा सी। अब यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे कॉन्सेप्ट बैठाने की कोशिश कर लेते हैं डी में। ठीक है, कुछ जगह बेटा यहाँ पर लिखते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर इंडिविजुअल्स के नंबर काउंट करना मुश्किल होता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी, यहाँ पर तो मुश्किल नहीं था, लेकिन काउंट करना जो है वो रिलेवेंट नहीं था, सही नहीं लग रहा था। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर काउंट करना पॉसिबल था, लेकिन बहुत ही मुश्किल काम था। इस वजह से हमने क्या देखी, रिलेटिव डेंसिटी। फिर हमने देखा कि बैक्टीरियल कॉलोनी में बैक्टीरिया के नंबर हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने कॉलोनीज़ को काउंट कर लिया। अब चलते हैं बेटा फॉरेस्ट में। अब एक फॉरेस्ट में अगर मैं कह दूँ कि जाके आप जो आपके टाइगर हैं, टाइगर के नंबर काउंट कर लो, तो क्या पॉसिबल है, टाइगर के नंबर काउंट करना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इन फॉरेस्ट काउंटिंग नंबर ऑफ टाइगर, फॉरेस्ट कह सकते हो, या फिर आप देखो नेशनल पार्क्स हैं, इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैं। और क्या है बेटा, और आप चले जाओ टाइगर रिजर्व में। ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, तो इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर चलाया। उसके तहत क्या किए गए, फिर बहुत सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए। ठीक है, जहाँ पर टाइगर को क्या किया जाता था, कंजर्व किया जाता था। हम लोग बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अभी क्या हम देख रहे हैं कि इन फॉरेस्ट या फिर नेशनल पार्क में या फिर टाइगर रिजर्व में काउंटिंग नंबर ऑफ टाइगर इज नॉट पॉसिबल नहीं होती है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इन सच केस, यहाँ पर लिखते हैं बेटा इन सच केस पग मार्क मतलब उनके पैरों के निशान, एंड फीकल
पैलेट इज कंसीडर्ड, ठीक है। अगर पग मार्क वगैरह बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, फीकल पैलेट उनके ज़्यादा है तो इसका मतलब उनकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। मेरे पास 2 नेशनल पार्क है, मान लो देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, एक नेशनल पार्क ये है, एक नेशनल पार्क ये है, ठीक है। इस नेशनल पार्क में पग मार्क हमको बहुत सारे देखने को मिले, हमको फीकल पैलेट भी इसमें बहुत सारा देखने को मिल रहा है। इसमें पग मार्क कम है और फीकल पैलेट भी कम है। अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टाइगर ज़्यादा किस में होंगे, इसमें होंगे किस में होंगे, तो आप क्या कहोगे कि जहाँ पर ज़्यादा पग मार्क, इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा टाइगर्स हैं, वो ज़्यादा टहल रहे हैं। फीकल पैलेट ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब जो फीकल मैटर है, यानी जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है फूड का, वो ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर टाइगर्स के नंबर ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है बेटा, कम है। तो ये टॉपिक था हमारा बेटा किसका, पॉपुलेशन डेंसिटी का। तो पॉपुलेशन डेंसिटी का जो मोस्ट तरीका है, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो नंबर ऑफ इंडिविजुअल को काउंट करना है। उसके अलावा और किन किन तरीकों से कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बेटा मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात बेटा किसकी, हमारी ये हो गई हमारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की बात। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। एक अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, और थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा आपको उस टॉपिक को सीखने के लिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।